मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए मजबूर होकर मैं मर्द का वेश बदल कर ड्राइवर की नौकरी करने लगी। मेरे मालिक बहुत अच्छे थे, रोज़ मुझसे रास्ते भर बातचीत करते थे। एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बताया कि वह एक लड़की से प्यार करते हैं। मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, आप इतने जवान और खूबसूरत हैं, आपसे तो कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई जब उन्होंने मेरी ही तस्वीर। मेरा नाम सुरीली है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मुझे पढ़ने लिखने का कोई ख़ास शौक़ नहीं था, इसीलिए मैंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दिया। मेरा ताल्लुक़ एक खाते पीते ख़ानदान से था। मेरे पापा 4 भाई और उनकी 2 बहन थीं। शुरू से ही मेरे ख़ानदान में जायदाद की खातिर लड़ाई झगड़े चल रहे थे। पापा सारा दिन अदालतों के धक्के खाते थे क्योंकि मेरे चाचा और दोनों बड़े पापा हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। मेरे वक्त कुछ इसी तरह गुजर रहे थे कि मुझे खबर मिली थी मेरा सबसे अच्छी दोस्त अनुष्का की शादी है। अनुष्का के घर वाले बहुत अमीर थे। अनुष्का मुझे अपने हर फंक्शन में बुला रही थी। मैं उसकी मेहंदी के फंक्शन में गई तो घर आते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में एक तेज़ रफ्तार से गुजरती हुई गाड़ी मेरे पास रुकी और किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा और मैं बेहोश हो गई। मेरी आँख खुली तो अपने आप को तहखाने में पाया। यहाँ पर पहले से ही कुछ लड़कियाँ मौजूद थीं। एक बड़ा सा कमरा था, इसे मुझे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। कुछ लड़कियों को यहाँ से कोठे पर बेच दिया जाता था और कुछ लड़कियों को क्लब में डांस करने के लिए भेजा जाता था। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी थे। इनमें से एक लड़का मुझे देखकर मुस्कुराया। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने माँ बाप की फ़िक्र हो रही थी, उनका तो रो रो कर बुरा हाल हुआ होगा। ये कहते हुए मैं उस बच्चे के पास बैठ गई। मुझे उस बच्चे पर बहुत तरस आया। उसे देखकर लग रहा था कि वह गुस्से से ज़मीन को घूर रहा था और सोच रहा था कि जैसे मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। मैंने प्यार से उस बच्चे के सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम इन जालिमों के हाथ में कहाँ से और कैसे आ गए? मेरे सवाल करते ही वह बच्चा रोने लगा। तभी कुछ लोग वहाँ पर आए और सभी को भेड़ बकरियों की तरह मारने पीटने लगे और मारते हुए कह रहे थे कि चलो तुम लोगों को कहीं और जाना है। यहाँ पर तकरीबन 100 लोग थे और इन 100 लोगों को कहीं और शिफ्ट होना था। इस अंधेरे तहखाने में सूरज को देखे हुए बहुत दिन हो गए थे। कुछ पता नहीं चल रहा था कि कब सुबह होती है और कब शाम। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से ड्रग सप्लाई का काम भी किया जाने लगा और मुझे इस दिन का डर था जिस दिन यह लोग भी मुझे इस घिनौने काम में लगवा दें। अक्सर हम जिन चीज़ों से डरते हैं हमारे साथ वही होता है। अब ये लोग यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को नशे का आदी कर रहे थे। एक दिन मुझे भी एक दूसरे कमरे में ले जाया गया। वहाँ पर मौजूद एक लड़के ने मुझे इंजेक्शन दिया। अब रोज़ यही होता था और कब मैं इस नशे की आदी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और जो लड़का मुझे इंजेक्शन देता था मैं उसके पास जाने लगी और उसे अपने मन की सारी बातें शेयर करती थी। मुझे अपने माँ बाप के पास ना होने पर मेरे माँ बाप मर जाएंगे। पता नहीं लोगों ने मेरे माँ बाप को क्या क्या सुनाया होगा। इस लड़के ने, जिसका नाम क्रिश था, उसने मुझसे वादा किया कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूँगा। लेकिन इससे पहले किसी ने इस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। कहते हैं ख़राब वक्त गुजर ही जाता है, लेकिन जिस पर गुजर रही हो उसे ही पता चलता है कि वक्त कैसे गुजरा। एक रोज़ हम लोगों की निगरानी पर जो शख्स रखा गया था, अचानक उसे चक्कर आया और वह गिरकर बेहोश हो गया। तभी सबने उस मौके का फ़ायदा उठाया और वहाँ से निकलकर भाग गए। यकीन करिए कि उस दिन पता चला कि आज़ादी क्या होती है। अपनी जान सबको प्यारी होती है। हम सब अंधाधुंध भाग रहे थे। कुछ लोगों को गोली लग गई और कुछ इस भगदड़ में जख्मी हो गए। भगदड़ इतनी थी कि मैं गिर गई और मेरा एक हाथ टूट गया। लेकिन उस वक्त मैं तकलीफ़ से ज़्यादा ये सोचती थी कि कुछ भी करके मुझे यहाँ से भागना है, नहीं तो सारी ज़िंदगी इनकी कैद में रह जाऊँगी। वह एक सुनसान रास्ता था। सड़क के साथ लगा हुआ एक घना जंगल था। मैं इस जंगल में घुस गई और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से निकली।
रात काफ़ी हो चुकी थी। सड़क पर आती जाती गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रात के इस वक्त कोई भी लिफ्ट देने को तैयार नहीं था। मैंने पैदल ही वहाँ से चलना शुरू किया, लेकिन हाथ टूटने का दर्द और कुछ नशे की वजह से मेरा चलना मुश्किल हो गया था। कुछ दूर भागने के बाद मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो हॉस्पिटल में थी। मैंने देखा मेरे पास एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले खड़े थे। मेरे होश में आते ही पुलिस वाले मुझसे पूछताछ करने लगे। मैं डर गई थी कि कहीं इस मुसीबत से निकली हूँ दोबारा उसी में ना चली जाऊँ, इसीलिए मुकर जाना बेहतर समझा। उन लोगों ने मेरे घर का एड्रेस लिया और मेरे ठीक होने के बाद मुझे मेरे घर पर छोड़ दिया। मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी। मुझे देखते ही वह चीखना चिल्लाना शुरू कर दी। लोगों ने बताया कि मेरी माँ 2 महीने से बोल ही नहीं रही थी, अभी मुझे देखकर बोल रही हैं। तभी मेरे गांव के बहुत सारे लोग आ गए और कहने लगे, तुम घर से भाग गई थी। यह सब तुम्हारे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वह तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद ही दुनिया छोड़कर चल बसे। मेरी माँ बेटी और पति के गम में दिमागी तौर से बीमार हो गई थी और आज जब वह मुझे देखा तो चीख चीख कर रोने लगी थी। 2 महीने बाद जब मैं घर आई तो पता चला यह समाज लड़कियों का घर से भागना तो याद रखता है, लेकिन किसी ने अगवा कर लिया यह नहीं देखता है। हर शख्स अपनी नज़र लगा कर बैठा रहता है और सब अपनी अपनी सोच के मुताबिक दूसरों पर बातें करना शुरू कर देते हैं। मेरे गांव के लोग मुझसे सवालों की बारिश करने लगे। वह लड़का कौन है जिसके साथ तुम भागी थी? तुमने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा? तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप दुनिया छोड़कर चल बसा। मैंने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी एक ना सुनी, इसीलिए मैं चुप हो गई। लोगों ने मेरी माँ से कहा कि अगर तुमने अपनी इस बेटी को अपने घर में रखा तो तुम्हें इस समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। माँ ने उन लोगों को कुछ कहना उचित नहीं समझा था, क्योंकि हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। इसीलिए उन्होंने उसी वक्त मुझे लेकर शहर में अपनी सहेली के पास आ गई। रात के 8 बजे हम उनके घर पहुँचे। उन्होंने हमें अपने घर के अंदर आने को कहा और एक कमरे में बिठाया। अभी हम सब बातें ही कर रहे थे, तभी मैंने देखा कि आंटी का एक बेटा था जो पागल था। वो हमारे पास आया और मुझसे कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो और खेलो। आंटी के बेटे नमन की उम्र लगभग 22 साल थी, लेकिन वह बच्चों की तरह ही काम करता था। उसकी जिद की वजह से माँ ने मुझसे कहा कि जाओ उसकी बात मान लो, नहीं तो वह तुम्हें परेशान कर देगा। मेरी माँ की सहेली शोभा आंटी ने बताया कि उनका बेटा एक बहुत ही काबिल पढ़ा लिखा इंसान था, अपने कॉलेज का बेस्ट प्लेयर था। एक बार वह नहाने के समय वॉशरूम में गिर गया और उसके सर में चोट लग गई और वह बेहोश होकर गिर गया और पूरे 2 महीने अस्पताल में रहा। उसकी हालत में सुधार तो हुआ, लेकिन उसके दिमाग का एक हिस्सा खराब हो गया, जिसकी वजह से यह बच्चों की तरह करता है। हम माँ बेटी शोभा आंटी के घर रहने लगे। नमन पहले सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता था, लेकिन मेरे आने से उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया था। वह मुझसे ढेर सारी बातें करता। इसी तरह हमारा वक्त गुजरने लगा। आंटी का हम पर बहुत एहसान था, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में उन्होंने हमें अपने घर में रहने की जगह दी। यह हमारे लिए बहुत था। मेरी माँ अपनी सहेली के साथ लोगों के कपड़े सिलती और मैं सारा दिन घर के काम करती। नमन के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके घर में शोभा आंटी और अतुल ही रहते थे। कुछ दिन बाद शोभा आंटी ने मेरी माँ से एक अजीब सी फरमाइश कर दी थी। वह नमन की शादी मुझसे करवाना चाहती थी। माँ ने शोभा आंटी से कहा कि अपने घर में पनाह देने की इतनी बड़ी कीमत मत मांगो, लेकिन शोभा आंटी ने एक शर्त रख दी, या तो उनके बेटे नमन से शादी करो या फिर अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। आंटी की यह बात सुनकर हमें तो अपनी रूह से भी भरोसा उठ गया था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं तुम्हारी शादी नमन से नहीं होने दूंगी। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों नमन के साथ रहते रहते मुझे उससे लगाव हो गया था। वह चाहे जैसा भी था, मुझे अच्छा लगने लगा था। मैंने माँ को समझाते हुए कहा, माँ अब हम यहाँ से निकले तो कहाँ मारे फिरेंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम शोभा आंटी की बात मान लें। मेरे फैसले पर माँ रोते हुए कहने लगी, मेरी एक ही बेटी है और कैसा नसीब लेकर आई है। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर घंटों रोते रहे और कुछ दिन बाद मेरी शादी नमन से करवा दी गई।
मेरी शादी पर मेरी माँ बहुत रोई थी, पर मैं क्या करती। हमारी मजबूरी ने मुझे यह सब कुछ करने को मजबूर कर दिया था। इस तरह दिन गुजरने लगे। नमन मुझे अपना दोस्त मानता था, पर पत्नी का क्या मतलब होता है उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। एक दिन मेरे दरवाजे पर एक भिखारन आई और कहने लगी, मुझे पेट भर खाना खिला दे बेटी, तेरी हर कामना पूरी होगी। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई थी। मेरे नसीब में तो मेरा पागल पति है, तो इससे बड़ा दुख मेरी ज़िंदगी में और क्या हो सकता है। मैंने उसको खाना खिलाया तो उसने कहा कि जा बेटी, तेरा पति तुझसे बेइंतहा प्यार करेगा। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान थी। प्यार कर सकता है, लेकिन कहते हैं कि दुआएं तकदीर बदल देती हैं। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होने लगा। कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि नमन के हालात में दिन प्रतिदिन सुधार होने लगा है। नमन की सुधरती हालत देखकर हमने उसका इलाज दोबारा शुरू करवाया। इस बार डॉक्टर को भी पूरी उम्मीद थी कि नमन जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरा पूरा पूरा दिन नमन की देखभाल में निकल जाता, लेकिन मेरी मेहनत रंग लाई और उसकी हालात में सुधार होने लगा। अब वह पहले से बेहतर हो गया था, लेकिन नमन के ठीक होते ही पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया कि वह मुझसे नफ़रत करने लगी थी। मेरे प्रति नमन को भड़काने लगी थी। इन बुरे हालातों में भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी माँ के इलाज में मेरे ससुराल वालों ने साथ नहीं दिया और अचानक मेरी माँ यह दुनिया छोड़कर चल बसी। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। ससुराल में रहने का ठिकाना तो था, लेकिन मेरा अपना कोई नहीं था। मेरी माँ के गुजरने के बाद मेरे साथ अत्याचार और बढ़ गए थे। मेरी सास मेरे पति नमन से कहकर मुझे बहुत सारी बातें सुनाती। नमन अब पहले से कुछ बेहतर हो गया था, लेकिन वह अपनी माँ के हाथों का खिलौना बन गया था। उसकी माँ जैसा कहती वह उन्हीं के इशारों पर चलता था। हम दोनों पति पत्नी साथ होते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं थे। हमारा रिश्ता बस यूं ही चल रहा था कि एक दिन मेरी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। अचानक मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन अपने माँ बनने की खबर सुनकर मुझे थोड़ी सी भी खुशी नहीं हुई। वह हमारे आने वाले बच्चों के लिए ठीक नहीं था। मेरे मन में यह था कि पता नहीं नमन अच्छा बाप बन पाएगा कि नहीं। जो इंसान अच्छा पति नहीं बन पाया, वह बाप कैसे बन सकता है। इसी डर की वजह से मैं अपने बच्चों को इस दुनिया में लाने से डर रही थी। मैंने अपने मोहल्ले की एक औरत से बात की जो सरकारी अस्पताल में नर्स थी। मेरी मदद करने को तैयार हो गई, लेकिन अस्पताल जाने के बाद पता चला कि मेरा अबॉर्शन नहीं हो सकता। अगर मैंने इस बच्चे को गिराने की कोशिश की तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। मैं अपना मायूस चेहरा लेकर घर लौट आई। वह 9 महीने मेरे लिए 9 साल के बराबर थे। किसी तरह करके 9वां महीना गुजरा और मैंने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। दोनों बेटे ही थे। बच्चों को देखकर मेरे मन में अजीब सी खुशी हुई थी। अपने बच्चों को देखकर मेरी ममता तड़प उठी और मैंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। बच्चे की पैदाइश के बाद नमन और मेरी सास का रवैया पहले से कुछ बेहतर हो गया था। वह दोनों मुझे भले ही ना पूछते, लेकिन उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था और मेरे लिए यही काफ़ी था। धीरे धीरे मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजरने लगे और वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब मेरे बच्चों ने मुझे माँ कहकर पुकारा था। यह बात वही लोग समझेंगे जिनका अपना कोई नहीं होता। एक दिन मेरी सास और मेरे पति नमन किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। वहाँ से वापस आते वक्त उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। उनकी मौत की खबर सुनकर मैं फिर से टूटकर चकनाचूर हो गई। वह दोनों मेरे लिए कैसे भी थे, पर वही लोग तो मेरे बच्चों का सहारा थे। यह सब सोचकर सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आती थी। अब हमारा गुजर बसर कैसे होगा। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह कुछ दिन चली, फिर धीरे धीरे हमारे घर में खाने पीने के लाले पड़ने लगे। एक माँ भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। मैं अगल बगल के मोहल्लों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालने लगी, लेकिन एक अकेली औरत का कोई सहारा नहीं होता है तो लोग उसे बेइज्जत करने पर तुले रहते हैं। जिन लोगों के घर में काम करने जाती थी, वहाँ पर उनके घर की गंदी निगाहों ने एक दिन मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। फिर मैंने सोच लिया कि अब से मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। अब मैं दूसरी नौकरी की तलाश करने लगी। एक दिन मैं यूं ही ऐसे ही भटकते भटकते जा रही थी कि तभी मुझे पता चला कि एक आदमी को ड्राइवर की ज़रूरत है।
मैं गाड़ी चलाना उन्हीं दिनों सीखी थी जब मैं किडनैप हुई थी। वह किडनैपर हमें ट्रेनिंग देते थे ताकि वक्त आने पर हम गाड़ी चलाकर भाग सकें। लेकिन फिर से परेशानी वही थी कि मुझे एक मर्द की गाड़ी चलानी थी। इसीलिए मैंने अपना हुलिया चेंज कर लिया और अपने आप को मर्द की पोशाक में ढाल दिया। कोई भी मुझे देखता तो यही समझता कि मैं एक मर्द हूँ और मैं उस आदमी की गाड़ी चलाने लगी। वह साहब बहुत अच्छे थे। वह मुझसे अपने मन की सारी बातें शेयर करते थे। धीरे धीरे साहब और मेरे बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। गाड़ी चलाते चलाते मेरा सफ़र भी अच्छा गुजर रहा था। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक लड़की देखी थी और उसी से प्यार करने लगा था, पर ज़िंदगी ने ऐसा वक्त दिखाया कि मैं उसे ढूंढ ना सका। अपने झमेले में वह लड़की कहीं खो गई। वह किस्मत की मारी थी, पता नहीं वह किस हाल में होगी। साहब ने कहा कि वह अगले दिन उस लड़की की तस्वीर मुझे दिखाएंगे। अब मुझे अगले दिन का इंतज़ार था और उस लड़की की किस्मत के बारे में सोच रही थी कि उसकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, क्योंकि कोई शख्स उससे 5 साल से मोहब्बत करता था और उसकी यादों में अभी तक उसने शादी नहीं की थी। अगले दिन बच्चों को स्कूल छोड़कर मैं उस साहब को लेने गई। जब वह गाड़ी में बैठे तो कुछ दूर जाकर मैंने उनसे कहा कि मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाइए। कौन है वो खुशनसीब जिसे आप प्यार करते हैं? उन्होंने मुझे उस लड़की की तस्वीर निकाल कर दिखाई तो मैं अवाक रह गई, क्योंकि वह तो मेरी ही तस्वीर थी। वह तस्वीर तब की थी जब मैं अगवा हुई थी। पता नहीं कैसे ये तस्वीर को निकाला गया था। गाड़ी अचानक ब्रेक लगने से रुक गई थी। साहब ने कहा, गाड़ी ध्यान से चलाओ। उन्हें क्या पता था कि मैं किस ध्यान में थी। उन्होंने मुझे बताया कि 5 साल पहले मैं एक क्रिमिनल का हिस्सा था। उसका पिछला रिकॉर्ड क्रिमिनल का था, लेकिन फिर एक दिन उसने एक चेहरा देखा जिसे देखकर उसने खुद से एक वादा किया कि वह खुद इस दलदल से निकलेगा और उस मासूम लड़की को भी निकाल लेगा। उसने बताया कि मैं वहाँ पर मौजूद लोगों को नशे का आदी बनाता था, पर जब से मैंने उस लड़की को देखा था उसके प्यार में गुम हो गया था और मैं इस गलत काम से छुटकारा पाना चाहता था। इसीलिए मैंने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। फिर मैं पुलिस का सरकारी गवाह बन गया। पुलिस ने जब वहाँ पर छापा मारा तो वहाँ पर सभी लोग फरार हो चुके थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उस लड़की को खो चुका था। फिर मुझे याद आया कि उसने एक बार मुझे अपने घर का एड्रेस दिया था। मैं पूछता पूछता वहाँ पहुँचा तो लोगों ने से पता चला कि उसके पिता उसकी जुदाई में मर गए और उसके बाद उस लड़की और उसकी माँ को समाज से निकालने की धमकी दी गई थी, जिससे वो लड़की और उसकी माँ गाँव छोड़कर कहीं चली गईं। मैंने अच्छी पढ़ाई की थी, लेकिन गलत संगत की वजह से मैं गलत कामों में फंस गया था। उनकी बातें सुनकर मैंने उन्हें सच्चाई बता दी कि मैं वही लड़की हूँ जिसे आप बेइंतहा प्यार करते हो। लेकिन लोगों की नज़रों से बचने के लिए मैंने अपना हुलिया बदल दिया है और मैं एक मर्द के भेष में रहने लगी हूँ। जब उन्हें पता चला कि मैं वही लड़की हूँ तो उन्होंने मुझे अपने सामने देखकर बहुत खुश हुए और मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं अपनी हर बात उन्हें बता दी। फिर उन्होंने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के सारे दुखों को दूर कर तुम्हारे बच्चों को अपना लूँगा। कार्तिक ने यानी कि साहब ने मुझे बताया कि जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी तो मैं तुम्हें देखकर उसी समय सोच लिया था कि यहाँ से दूर जाकर हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे, लेकिन तुम मुझसे बिछड़ गई। फिर मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लग गया और फिर से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मेरी पढ़ाई की वजह से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और मैं नौकरी करने लगा और मेरे मन में यह विश्वास था कि एक ना एक दिन तुम मुझे ज़रूर मिलोगी। कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है और आज तुम मेरे सामने बैठी हो। कार्तिक की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई कि मुझे एक सच्चा जीवन साथी मिल गया। मैंने उसे अपने बच्चों से मिलवाया और फिर कार्तिक ने मुझसे शादी कर ली और मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी। आज मैं कार्तिक के साथ बहुत खुश हूँ। हमारी सारी तकलीफ़ें मैं भूल चुकी हूँ। दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। लव यू, बाय, टेक केयर।